हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का वक्त समाप्त हो चुका है और इसके साथ साथ ही मतदान जो है वो मतपेटियों में बंद हो चुका है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनकी किस्मत मतपेटियों में बंद है। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के जो नतीजे हैं वो चुनाव आयोग जारी करेगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम सियासी गहमा गहमी देखने को मिली और ग्राउंड पर हमारी जो तमाम टीमें मौजूद रही, इन्होंने यहाँ पर दिलचस्प आंकड़े हम तक पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि SPN 9 न्यूज की टीम के तमाम सदस्य जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स से सर्वे कर रहे थे, जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था, और SPN 9 न्यूज के लोकसभा चुनाव के सर्वे में एकदम सटीक आंकड़े हमने आपके पास सामने पेश किए, जिसमें 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई थी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करने में भी कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा 5 उन लोकसभा सीटों पर, जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी चेहरे के दम पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। तो अब बारी है विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल में स्थिति जो है वो जबरदस्त यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 सालों की एक तरफ की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और दूसरी तरफ विपक्ष ने यहां पर तमाम जिस तरीके से घेराबंदी करने का प्रयास किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसके साथ साथ तमाम वो क्षेत्रीय दल, चाहे इनेलो की बात करें या फिर जननायक जनता पार्टी की बात करें, जिन्होंने दलित वोट बैंक को साधने के लिए BSP और ASP के साथ गठबंधन कर लिया। लिहाजा अब नतीजों की बारी है। यहाँ पर आने से पहले जो ग्राउंड की तमाम परिस्थितियां निकल करके सामने आई हैं, जो तमाम नतीजों के आने से पहले कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी थे उनकी नींद उड़ा सकती है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े दिग्गज चेहरे भी फंसे हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने यहाँ पर जो ग्राउंड से सर्वे निकल करके आए उसी आधार पर चर्चा रहेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू बहुत बहुत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हम पेश कर रहे हैं अमन जी, और जाट वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर हरियाणा में, करीब 35% आबादी और 37 सीटों पर प्रभावशाली यहां पर निर्णायक भूमिका। इसके साथ साथ बात करें तो 20% के लगभग यादव वोट बैंक दक्षिण हरियाणा में काफी प्रभावी। 11 से 15 सीटों पर जीत और हार के बीच में यादव वोट बैंक ये भूमिका अदा करता है कि किस तरफ यहां पर सरकार का रुझान रहने वाला है। और पिछले 10 सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 बार प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई, उसमें यादव वोट बैंक यानी कि दक्षिण हरियाणा का अच्छा खासा सियासी प्रभाव देखने को मिला। 2019 में भी जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रहती हुई नजर आई थी, 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। इसके साथ साथ GT बेल्ट पंजाबी वोट बैंक काफी प्रभावशाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जाट वोट बैंक को ये कहा जाता है अमन जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था और किसान आंदोलन में जाट जो समुदाय था वो अहम भूमिका निभा रहा था। लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे रहे, उसमें आप बात करें रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर, सिरसा और चरखी दादरी से आने वाली तमाम खाप पंचायतें और उन खाप पंचायतों के यहाँ पर प्रतिनिधि दिल्ली में जिस तरीके से डेरा डाल करके बैठे थे, उससे अब विधानसभा चुनाव पर सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद दिग्गज चेहरों और सीटें किस तरीके से जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण कह सकते हैं चीज़ों को सामने रखा है, और जाहिर बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी अब तक मदहोशी के आलम में थी कि भाई हम 2 बार लगातार सत्ता में रहे हैं, तीसरी बार भी सत्ता में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो आंकड़े निकल के सामने हैं, जो अभी आप पेश करेंगे, और जितनी बात हमारी हुई है हमारे रिपोर्टर्स और तमाम लोगों से, उन्होंने यही बात कही है कि यही फर्क है, बीजेपी के जो नेता हैं वो नींद के आगोश में है। जिस तरह की कैंपेनिंग करनी चाहिए थी वैसी की नहीं गई या फिर करने नहीं दी गई। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी जब हम बात कर रहे थे इन सब तमाम चीज़ों पे, तो किसानों ने बीजेपी नेताओं को और यहाँ तक दुष्यंत चौटाला के नेताओं को भी गांव में घुसने नहीं दिया। यानी कि दिनेश जी, स्पष्ट होता है कि जो लोग हैं उनमें नाराजगी है। लेकिन जो आंकड़े मैं चाहूंगा आप दर्शकों सामने रखें ताकि हम इसके ऊपर पूरी विस्तार से बात कर सकें, क्योंकि जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो तिलिस्म है हरियाणा में बीजेपी का 2 बार से लगातार सत्ता में रहने का, वो शायद इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है।
नायब सिंह सैनी को चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। लिहाजा अब चलते हैं जिलेवार तरीके से यहाँ पर चर्चा करेंगे। पंचकुला जिले से शुरुआत करते हैं और पंचकुला में 2 विधानसभा की सीटें हैं, पंचकुला और कालका। कालका से शक्ति रानी शर्मा जो कि राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा की माता हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कालका में जिस तरीके से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि दिग्गज चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटें हैं अमन जी, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जो है पंचकुला से वर्तमान में विधायक थे और लोकसभा यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पंचकुला में बराबर पर छूटता हुआ मामला नजर? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कहा जाएगा कि लगभग वो जो अपने इस खुशी में थे कि भाई एक तरफा हम जीत दर्ज कर रहे हैं, एक तरफा हम जो है बीजेपी को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, जाहिर बात है पंचकुला की बात कर रहे हैं और लगभग अगर यहाँ पर मामला बराबर का है तो ये बताता है कि बीजेपी को पूरी तरह से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लगभग फाइट में बराबर है। और देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, उसमें भी लगभग जो स्थिति बराबर की थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चुनाव प्रचार करने में दिनेश जी कुछ वक्त पहले से लगते तो शायद यहाँ पे अधिक फायदा उनको होता हुआ नजर आता। और दूसरा बात ये भी है कि जो लिस्ट फाइनल होनी चाहिए थी उसमें भी समय लगा है, तो कई चीजें जहां पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे रही है। लेकिन अगर पंचकुला में लगभग अगर बराबरी का मामला है तो आप ये समझ कर चलिए कि बीजेपी को आप बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कांग्रेस पार्टी फाइट में है और लगभग बीजेपी से 1 कदम आगे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अंबाला में 4 सीटें आती हैं। 3 सीटों पर इस बार अंबाला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अंबाला कैंट सीट जो है वो भी काफी दिलचस्प है क्योंकि अनिल विज वहां से विधायक हैं और पिछले 5 लगातार चुनाव उन्होंने जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंबाला सीट से कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना, क्या इस चीज का ये प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अंबाला में जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है? अमन जी, छोटी सी देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जैसा माहौल तैयार किया और देखिए लोगों में नाराजगी भी, आप ये भी मानिए कि चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें या और तमाम जगह की बात करें, लोगों में नाराजगी है और बीजेपी के नेता इस बात को अच्छे से समझते भी हैं। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार राहुल गांधी ने उनको घेरा, इसके अलावा किसानों के मुद्दे हुए, यानी कि जमीनी मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला से काफी किसान जो है दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किए थे और इस वक्त भी आपको बता दें कि हम हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर जो है किसान 200 दिनों से अधिक वक्त से धरनारत हैं और लगातार यहाँ पर किसान जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद थे, जो कैजुअलिटीज हुई, जो शहादतें किसानों की हुई, उसको लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार को झुकाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर जिला एक ऐसा जिला जो हरियाणा में एक अपनी अलग पहचान रखता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। 4 सीटें आती हैं और 4 में से 3 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में। एक बार फिर से यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी हमारे एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इनमें करती हुई नजर आ रही है। कंवर पाल गुर्जर शिक्षा मंत्री रहे, इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री थे। कंवर पाल गुर्जर जो है कि जगाधरी से आते हैं, क्या यहाँ पर उनका सियासी प्रभाव कम देखने को मिल रहा है? क्योंकि बड़े चेहरे हैं लेकिन उतना प्रभाव नहीं है और कंवरपाल गुर्जर को लेकर के लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि भाई जब आपको जिम्मा दिया गया तो यमुनानगर लगातार बैकफुट पर जाता रहा, तो यहाँ पर क्या वो नाराजगी निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखिए 10 साल आप लगातार सत्ता में रहे हैं, आपने कई वायदे लोगों से किए, कई चीजों पर आपने काम करने को कहा, लेकिन अब हैरानी इस बात को लेकर होती है, चाहे कंवरपाल गुर्जर हो या और बाकी नेता हो, कि अब अपनी बात करने के बजाय आप कांग्रेसी लोगों पे हमले करते हुए नजर आते हैं। लोग यही कहते हैं कि भाई 10 साल का वक्त बहुत ज्यादा समय होता है, ऐसे में अगर आप बेहतर रणनीति नहीं बना पाए, यमुनानगर के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ में आपको चुना होगा और वही लोग हैं जो अब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाकर खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आपको जो 5 साल का वक्त मिलता है उसमें आपको साबित करना पड़ता है। और यहाँ पर तो बीजेपी के पास लगभग 10 साल का समय रहा जहां पर उन्होंने सत्ता में रहे, सत्ता चलाई। और आपने एक शुरुआत में जिक्र किया था नायब सिंह सैनी का कि देखिए 3-4 महीने पहले अगर किसी को आप मुख्यमंत्री बना देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे बुरे ऐप जो है वो ढपते हुए नजर आते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसका ठीकरा जो है वो आपके नए सीएम पर फूटता हुआ नजर आता है। और यही बात ऐसा लगता है कि लोगों के बीच घर कर गई कि भाई 9.5 साल तक जो सत्ता पर बैठा रहा, आखिर में जब जवाबदेही देने की बात आती है तो आप नायब सिंह सैनी को आगे कर देते हो। और ये भी मुझे लगता है नाराजगी का एक बड़ा कारण है। उत्तर पूर्व के 3 जिलों का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया है और अमन जी, तीनों जिलों के यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं
60% सीटों पर जो है जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी के लिए टेंशन का माहौल तो रहेगा। कुरुक्षेत्र चलते हैं और कुरुक्षेत्र वाकई में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लाडवा से नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लाडवा से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट वितरण से पहले भी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी के बीच जो यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली, उससे भी साफ प्रतीत हो रहा है कि लाडवा को कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं समझते थे। लेकिन फिर से लाडवा से उन पर विश्वास जताया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने। और क्या नायब सिंह सैनी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेवाराम वहां से विधायक हैं वर्तमान में और बड़े चेहरे हैं। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, नायब सिंह सैनी को लेकर आपको याद हो तो पहले भी सीटों को लेकर कंफ्यूजन रहा, कभी यहाँ से लड़ेंगे कभी वहाँ से लड़ेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर, जो नेताओं के अंदर होना चाहिए, वो नजर नहीं आया। और लाडवा की आप बात करें, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से नायब सिंह सैनी को लेकर एक माहौल बन रहा है कि भाई देखिए, आप अगर 3-4 महीने गद्दी पर बैठते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बहुत उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती कि आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर देंगे। लेकिन यही होता है कि आपने जो है उनके सर पर एक तरीके से पगड़ी पहना दी कि भाई आप जाइए, आप आगे बढ़िए। लेकिन देखिए 9.5 साल तक जो कह सकते हैं लोग सत्ता में रहे या जो सीएम रहे, उनको हटाकर आप 6 महीने या 3-4 महीने के अंदर किसी को सीएम बनाकर ये उम्मीद करें कि वो सारे ऐप ढप देगा, मेरे ख्याल से बहुत नामुमकिन चीज़ है। और यही बात है, कुरुक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर एक कह सकते हैं बीजेपी से दिखाई दे रही है, तो ये आप मानकर चलिए कि यहाँ बीजेपी के लिए सत्ते में आने की बात है कि जो बीजेपी लगातार दावे कर रही थी, कह सकते हैं अमित शाह जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जो हिसाब किताब लेने के लिए आया हूं, मैं ये लेने आया हूं, लेकिन वो प्रभाव जो है वो लोगों के अंदर दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र में भी फाइट में नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में बराबर की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। करनाल का रुख करते हैं और करनाल पिछले 3 महीने से पहले यहाँ पर सीएम सिटी के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और करनाल से ही वे विधायक थे। करनाल में यहाँ पर देखा जाए तो मैं अपने जो आंकड़े हैं अमन जी, यहाँ पर जो दर्शकों के सामने हम पेश कर रहे हैं, पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी करनाल में 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। तो करनाल में मनोहर लाल खट्टर प्रभावशाली रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो अन्य जातीय फैक्टर जो है, सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है राजनीति की भाषा में, वो करने में बीजेपी कामयाब हुई, क्योंकि 5 सीटों में से 3 सीटों पर मजबूत यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। देखिए हाँ, ये बात भी दिनेश जी है कि हम बीजेपी को दरकिनार नहीं कर सकते। करनाल की बात आप करें, जाहिर बात है खट्टर का प्रभाव तो रहा है, लेकिन देखिए लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाखुशी है कि भाई लगभग 10 साल रहने के बाद भी अगर आप कांग्रेस पार्टी को सवालों घेरे में खड़े करते हो तो आपको आना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, बीजेपी अगर यहाँ पर 3 सीटों पर आ गए है तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक जो है एक हो सकता है कि बीजेपी के लिए ये भी बात रही हो कि भाई केंद्र में बीजेपी है, अगर एक बार फिर बीजेपी राज्य में लौटती है, वापस आती है, तो उनको इसका फायदा मिल सकता है। अब देखिए कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जातिगत फैक्टर भी आपने कहा वाकई में ये भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम 3-2 की लड़ाई देखें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो दिनेश जी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये शिफ्ट भी हो सकती है कि 3 अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएं, 2 बीजेपी की तरफ चले जाएं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि करनाल में कहीं ना कहीं जो हमारे जो कह सकते हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर हम समझें तो बीजेपी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से आगे जाते हुए नजर आ रही है, भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा का चुनाव जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होते हुए, किसानों का मुद्दा होते हुए और करनाल को धान का कटोरा भी हरियाणा में कहा जाता है, तो उसके चलते भी यहाँ पर जीत दर्ज करने में